हमास इजरायल के बीच सीज फायर का आज आखिरी दिन है। अगर आज युद्ध विराम बढ़ाने पर कोई सहमति नहीं बनी तो कल से महाविध्वंस का दूसरा दौर शुरू हो जाएगा। उधर हमास के डिप्टी चीफ सिनवार की धमकी ने वॉर जोन में टेंशन पैदा कर दी है। धमकी के बाद इजरायल भी चुप बैठने वाला नहीं है। इजरायल ने भी कहा अब हमें हमास के खात्मे से कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब साफ है कि हमास का अंतकाल नजदीक है। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये, संघर्ष विराम के 7वें दिन इजरायल का जोरदार हमला, यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर हमला। इजरायल ने यमन में किया हवाई हमला, यमन की राजधानी सना में हमला, हूती हथियार गोदाम पर मिसाइल से अटैक। और इजरायली शहर नोटिवोट में धमाका हुआ है। आसमान में दिखी संदिग्ध चीज, इजरायल ने मिसाइल से इसे मार गिराया। हमले के समय नहीं बजा सायरन, संदिग्ध वस्तु की पहचान नहीं हुई। वहीं वेस्ट बैंक के राबा में फायरिंग, आईडीएफ का हमास समर्थकों से संघर्ष। रात भर दोनों पक्षों में होती रही गोलीबारी। वेस्ट बैंक में आईडीएफ की छापेमारी का विरोध, हमास समर्थकों की तलाश में छापेमारी। और वहीं वेस्ट बैंक में छापेमारी का नया वीडियो सामने आया है। नाहलिन में भी आईडीएफ की छापेमारी हुई है। हमास समर्थकों की तलाश जारी है। वेस्ट बैंक के कई इलाकों में छापेमारी। वहीं इजरायल की बहुत बड़े विध्वंस की तैयारी है। पीएम नेतन्याहू की हमास को सीधी चेतावनी, हमास को गाजा पट्टी से खत्म करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से ये प्रण दोहराया है, हमास के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा, ये कहना है नेतन्याहू का। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर ये डील और युद्ध विराम टूट जाए तो गाजा पर इसका क्या असर होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गाजा पूरी तरह से टूट जाएगा। हमारे ग्राफिक्स के जरिए इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इसके अंजाम क्या हो सकते हैं, किस तरह की चुनौतियां सामने आएंगी। तो आज रिहाई डील की मियाद खत्म हो रही है, सबसे बड़ी खबर तो यही है। और शनिवार से विध्वंसक जंग की शुरुआत हो जाएगी। डील बढ़ाने पर सहमति नहीं बन पाई है। बंधकों की रिहाई का आखिरी दिन है। संघर्ष विराम की कोशिशें भी इस बीच जारी हैं। अमेरिका, कतर और मिस्र की ये कोशिशें हैं। डील पर अब बात नहीं, हालात तनावपूर्ण हैं, टेंशन बढ़ चुकी है। दोनों तरफ से बयानों का दौर चल रहा है। हमास पर इजरायल फिर हमले तेज करेगा, नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है। युद्ध विराम के बीच इजरायल ने प्लान भी बदल दिया है। गाजा में संहार रोकने के सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। शुक्रवार की सुबह बंधकों की आखिरी खेप छूटने के साथ ही विनाशक जंग का आगाज हो सकता है। इजरायल के तेवर और हमास की तैयारी बता रही है कि अब सीज फायर की डोर टूटने वाली है और गाजा में एक बार फिर कहर बरसने वाला है। गाजा पट्टी के आसमान में इजरायली एयरफोर्स ने जीरो की आकृति बनाकर इशारा कर दिया है कि अब सीज फायर का समय खत्म हो चुका है। बंधक डील के बीच लेबनान से लेकर यमन तक विद्रोहियों पर इजरायल के ताजे हमले ने भी संकेत दे दिए हैं कि जंग शुरू करने की बेचैनी बढ़ने लगी है। इजरायल ने यमन में हूती विरोधियों के हथियार डिपो पर जोरदार हमला किया है। जनिन में भी कोहराम मचा है। इजरायल ने साफ कर दिया है कि शुक्रवार का दिन सीज फायर का अंतिम दिन होगा। इस बीच सीज फायर को आगे बढ़ाने की आखिरी कोशिश भी चल रही है। भारी तनाव के दरमियान अमेरिका, कतर और मिस्र ताज़ा डील करवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें भी लगने लगा है कि ये काम मुश्किल होता जा रहा है। इजरायल इस बार दक्षिण गाजा में तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है। ये तमाम हालात बताने के लिए काफी है कि डील की डेडलाइन खत्म होने वाली है। और एक बड़ा अपडेट यह है कि हमास डिप्टी चीफ याह्या सिनवार की धमकी सामने आई है।
7 अक्टूबर से घातक हमले की चेतावनी दी है सिनवार ने। 7 अक्टूबर एक ड्रेस रिहर्सल था, सिनवार का यह कहना है। सीजफायर खत्म होने से पहले यह धमकी, इजरायल हमास सीजफायर का आज आखिरी दिन है और इसके पहले सिनवार की तरफ से यह धमकी। तो क्या इजरायल के खिलाफ हमास कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? हम ऐसे ही नहीं कह रहे। हमास के डिप्टी चीफ और गाजा में हमास के चीफ कमांडर याह्या सिनवार ने एक बयान दिया है और बयान ने इजरायल की नींद उड़ा दी है। सिनवार ने कहा कि 7 अक्टूबर का हमला सिर्फ रिहर्सल था। आइए आपको बताते हैं कि इस बयान के क्या मायने हैं, लेकिन सबसे पहले आप सिनवार का पूरा बयान जान लीजिए कि वो बयान है क्या। बयान कुछ इस तरह से है, 7 अक्टूबर सिर्फ ट्रेलर, हमास बनेगा किलर। सवाल यह है कि यह धमकी और इसके मतलब क्या है। 7 अक्टूबर के हमले पर सिनवार ने पहला बयान दिया है, यह हमला इजरायल में भविष्य के हमलों का सिर्फ ड्रेस रिहर्सल है। सिनवार ने यह साफ तरीके से कहा है। और सिनवार का बयान और इसके खतरनाक अंजाम की अगर बात करें तो क्या युद्ध विराम इजरायल के साथ हमास का धोखा था? क्योंकि इस गैप में क्या कोई बड़ी तैयारी की गई है, इस पर प्रश्न उठ रहे हैं। हमास को बड़ी जंगी तैयारी के लिए वक्त चाहिए था, क्या वो वक्त इससे मिला? क्या इजरायल हमास की चाल में फंस गया? यह भी एक सवाल है। इजरायल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला क्या होने वाला है, जिसकी धमकी लगातार दी जा रही है और सिनवार ने वही बात दोहराई है। हमास को सीज फायर के दौरान हथियारों की सप्लाई मिली है क्या, और मिली है तो कैसे मिली है, यह भी एक अहम सवाल है। हमास को इस दौरान हथियार अगर मिला है तो किसकी तरफ से मिला है, क्योंकि इस पूरे इलाके में तो कंट्रोल अगर किसी का है तो वो कंट्रोल है इजरायल का। तो जिस याह्या सिनवार के बयान ने इजरायल से लेकर गाजा तक तहलका मचा दिया है, वो कौन है, वो भी हम आपको जल्दी से बताते हैं कि याह्या सिनवार के बारे में बड़ी बातें क्या है, पूरा प्रोफाइल क्या है, ये जानिए। तो हमास के डिप्टी याह्या सिनवार की बात करें, कौन है याह्या सिनवार? उम्र की बात करें, 61 साल उम्र है। हमास का डिप्टी चीफ है याह्या सिनवार। एक पहला परिचय तो ये है याह्या सिनवार का। सिनवार गाजा पट्टी में हमास का प्रमुख है, यानी गाजा में हमास को यही व्यक्ति लीड करता है। 1200 लोगों को मारने वाले हमलों में शामिल। इजरायल ने इसके लिए सिनवार को मौत की सजा दी है। इजरायल सिनवार को मुख्य आरोपी मानता है इस हमले का। 20 साल से ज्यादा समय तक इजरायल की कैद में सिनवार रहा है। इजरायली टेलीविजन शो देखकर हिब्रू भाषा में यह पारंगत भी है, यानी कि जो यहूदियों की भाषा है वो भी ये बोल सकता है। जेल में रहते हुए सिनवार की मस्तिष्क सर्जरी हुई थी, ब्रेन सर्जरी हुई थी और सिनवार साल 2011 में इजरायल की कैद से रिहा हुआ था। सिनवार को दक्षिणी गाजा में स्थानांतरित किया गया और लगातार ये खबरें आ रही है कि सिनवार अपनी लोकेशंस बदल रहा है। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले का मास्टरमाइंड सिनवार को बताया जाता है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बताया नया बिन लादेन। सिनवार को बिन लादेन भी कहा गया है इजरायल की तरफ से, गैलेंट की तरफ से। आप समझ सकते हैं कि इजरायल के लिए सिनवार कितना खतरनाक है। तो हमास और इजरायल आखिर फिर से जंग की तैयारी क्यों कर रहे हैं? बंधक डील को लेकर कहां फंसा है मामला, देखिए रिपोर्ट। हमास और इजरायल के बीच बंधक डील के आखिरी दिन कैदियों को छोड़ने का सिलसिला जरूर जारी रहा, लेकिन अब जंग की नई जमीन तैयार हो चुकी है। शुक्रवार का दिन बहुत अहम है। इजरायल के सभी बंधकों को छोड़ने के लिए हमास ने जो शर्तें रखी हैं, वही जंग के दूसरे फेज का कारण बन सकती है। फिलहाल हमास की कैद में 145 इजरायली हैं। बंधकों में ज्यादातर इजरायली सैनिक हैं। एक सैनिक के बदले हमास ने कड़ी शर्त रखी है। हमास एक के बदले 100 से 200 फिलिस्तीनियों की रिहाई चाहता है, लेकिन इजरायल शर्त मानने को तैयार नहीं है। इजरायल हमास के बीच शुक्रवार के बाद जंग शुरू हो सकती है। इसके संकेत पहले ही मिल चुके हैं, क्योंकि 29 नवंबर को इजरायल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में फौज को गाजा पर हमले के लिए अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया गया। 30 नवंबर को हमास ने जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। हमास के अल कस्माम ब्रिगेड ने अपने बयान में सभी लड़ाकों को जंग के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है और कहा है कि अगर सीज फायर की गुंजाइश खत्म हो जाए तो जंग शुरू हो सकती है। हमास ने यह भी बताया है कि इजरायल ने शर्तें मानने से इनकार कर दिया है।
बयानों और प्लानिंग्स के बीच अब यह साफ हो गया है कि इजराइल ने भी हमले की पूरी तैयारी कर लिया और इजराइल ने अपनी रणनीति भी बदली है हमास को लेकर। तो हमास पर इजराइल फिर से हमले करेगा तेज, क्योंकि अब डील हो गई है खत्म। युद्ध विराम के बीच इजराइल ने अपना प्लान भी बदल दिया है और नेतन्याहू के गाजा दौरे के बाद यह घातक रणनीति बनाई गई है। इजरायली हमले में इस बार तबाही और ज्यादा होगी, क्योंकि दक्षिण गाजा इस बार टारगेट पर रहेगा। तो हमास के खात्मे को लेकर एक बार फिर से नेतन्याहू ने अपना प्रण दोहराया है। लेकिन देखिए, हमास के खात्मे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन क्या कह रहे हैं वो भी जरूरी है समझना। इजराइल हमास का खात्मा करने में सक्षम है, ये ब्लिंकन कह रहे हैं। उत्तरी गाजा में भारी तबाही हुई, ब्लिंकन ने माना, और दक्षिणी गाजा में उत्तरी गाजा जैसी तबाही न हो, साथ में हिदायत भी ब्लिंकन ने दी। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का एक और बड़ा बयान सामने आया। बंधकों की रिहाई तक कोशिश करते रहेंगे, ब्लिंकन ने कहा है। गाजा में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, ब्लिंकन का बयान। इजरायली फिलिस्तीनी नेताओं से मिले ब्लिंकन। इजराइल हमास सीज़फायर पर चर्चा हुई, यह भी ब्लिंकन ने माना है। हमास इजराइल जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तीसरी बार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से रूबरू थे और ब्लिंकन के सामने नेतन्याहू हमास के खात्मे की बात दोहरा रहे थे। यानी ब्लिंकन जो उम्मीद लेकर तेल अवीव गए थे, नेतन्याहू उस पर पानी फेर रहे थे। ब्लिंकन के सामने नेतन्याहू ने कह दिया कि अब हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती, हमने गाजा को तबाह करने की कसम खा ली है। यानी वही हुआ जिसकी आशंका थी, इजराइल ने अमेरिका की फिर नहीं सुनी। ये अलग बात है कि ब्लिंकन इस मुलाकात के बाद सीज़फायर की मियाद बढ़ाने के साथ साथ बंधकों की रिहाई पर जोर देते रहे, गाजा को तबाही से बचाने का हवाला भी देते रहे। ब्लिंकन ने इस बात पर इत्मीनान जाहिर किया कि अब गाजा में पहले से ज्यादा मानवीय सहायता पहुंच रही है। नेतन्याहू से मुलाकात के कुछ घंटे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी सोशल मीडिया के जरिए गाजा की मानवीय जरूरतों का जिक्र किया। लेकिन अमेरिका की यह कोशिश अब फेल होती दिख रही है, क्योंकि इजराइल अब अमेरिका की भी सुनने को तैयार नहीं है और अमेरिका खुद मिडिल ईस्ट के जंजाल में फंसता नजर आ रहा है। और ब्लिंकन के सामने इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का ऐलान, हमास की हार तक जंग जारी रहेगी, सभी बंधकों को रिहा करवा कर रहेंगे। जंग में साथ देने के लिए अमेरिका का शुक्रिया। और जंग के बीच आईडीएफ ने जब्त किए हैं हथियार, जॉर्डन बॉर्डर से मिला हथियारों का जखीरा। जंग में हथियारों के इस्तेमाल की आशंका, हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। जॉर्डन बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित। इजराइल के खिलाफ जंग में हूती और हिजबुल्लाह खुलकर हमास का साथ दे रहे हैं, ईरान इनका समर्थन कर रहा है। अब जॉर्डन बॉर्डर से आईडीएफ ने जो हथियारों का जखीरा बरामद किया है, उसमें तीनों का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। इजरायली फोर्स ने 137 घातक हथियारों के साथ 250 से ज्यादा कारतूस बरामद किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में आकी गई है। पूर्वी इजराइल से जॉर्डन की सीमा लगती है, जहाँ ईरान की सक्रियता इजराइल को परेशान कर रही है। हथियारों का जखीरा बरामद होने के बाद जॉर्डन की सीमा इजराइल के दक्षिण कमांड के अफसर आमिर कोहेन ने बताया कि इजराइल इस वक्त जंग लड़ने के साथ साथ हथियारों की तस्करी से भी दो चार हो रहा है। इससे पहले जुलाई महीने में इजराइल ने जॉर्डन की सीमा पर बैरियर लगाने का फैसला किया था। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने उस वक्त आरोप लगाया था कि इस रास्ते से ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को हथियार भेज रहा है। बताया जा रहा है कि जॉर्डन के जुडेया और समारिया पोस्ट से ईरान और हमास हथियारों की तस्करी करते हैं। हमास के खिलाफ जंग के बीच आईडीएफ ने इतने हथियार पकड़कर हमास के मंसूबों को झटका दिया है। और बीती रात हमास ने कुल 8 बंधकों को छोड़ा, 2 इजरायली महिला बंधकों में शामिल हैं और 8 बंधकों को रेड क्रॉस की टीम को सौंपा गया। 7 अक्टूबर से हमास की गिरफ्त में बंधक हैं और रिहाई के समय लोगों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं फिलिस्तीन के 30 कैदियों की रिहाई हुई, हमास बंधकों के बदले इनकी रिहाई हुई है। इजरायली जेल में बंद थे ये कैदी, जिनको रिहा किया गया। 22 बच्चे और 8 महिलाएं इसमें शामिल। सीज़फायर के दौरान रोजाना 30 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई तय की गई। बंधक डील के 7वें दिन हमास के ठिकानों पर इजराइल के हमले जारी रहे। बंधक डील के 7वें दिन दोनों तरफ से बंधकों को छोड़ने का सिलसिला भी जारी रहा। परिजनों से मिलने की भावनात्मक तस्वीरें भी सामने आई। बंधक अपने घरों को लौटते नजर आए।
आज हमास ने इजराइल के 8 बंधकों को छोड़ा, बदले में इजराइल ने 30 फिलिस्तीनी रिहा किए हैं। सीजफायर के दौरान गाजा में राहत का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। संघर्ष विराम के बाद से गाजा में 310 ट्रक राहत का सामान लेकर पहुंच चुके हैं। मिस्र ने जानकारी दी है कि 21 अक्टूबर के बाद से गाजा में 2700 से ज्यादा ट्रक खाने पीने का सामान और दवाइयां लेकर पहुंच चुका है। लेकिन इससे पहले गाजा में जो तबाही मची उसमें 15,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान चली गई, जिसमें 6,000 से ज्यादा मासूम बच्चों की हत्या की गई थी। अभी भी 7,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। इजरायली हमले में 36,000 फिलिस्तीनी जख्मी हैं। खास बात यह है कि इजराइल के हमले में गाजा के 35 अस्पतालों में से 26 अस्पताल तबाह हो चुके हैं, जिससे घायलों को इलाज नहीं मिल रहा है। और हमास इजराइल जंग के बीच विध्वंसक हुआ रूस यूक्रेन का फ्रंट। यूक्रेन का रूसी कमांड पर हमला, डोनेट्स्क की रूसी कमांड पर हमला और रूस की सैन्य पोस्ट हुई तबाह। और इस बीच रूस का बक M2 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हुआ है। यूक्रेन ने हमास से एयर डिफेंस को उड़ाया। खेरसोन में यूक्रेनी सेना का पलटवार। दुनिया में इस वक्त जंग के 2 मुहाने खुले हैं। इजराइल हमास के साथ साथ रूस यूक्रेन की जंग विध्वंसक होती जा रही है। बीते 24 घंटों में यूक्रेन के जंगी मैदान से तबाही की ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन के रोबेतिनो में रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। रूस ने यहाँ यूक्रेनी ठिकानों पर तबाही मचाई है। यूक्रेन का बखमुत फ्रंट फिर से उबल रहा है। यहाँ रूस ने अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई है। डोनेट्स्क इलाके में बीती रात रूस ने बड़ा ड्रोन हमला किया। इस हमले में 10 लोगों के जख्मी होने की खबर है। यूक्रेन ने इसे हाल के दिनों में हुआ बड़ा हमला बताया है। डोनेट्स्क में मिसाइल भी दागी गई है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने डोनेट्स्क के रिहायशी इलाकों में हमले किए हैं। रूस के मिसाइल हमलों में डोनेट्स्क के 3 शहरों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों के बीच रूस ने कबूल किया है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने अपना 7वां जनरल खो दिया है। डिप्टी कमांडर व्लादिमीर ज़्वादस्की की लैंड माइंस हमले में मौत हो गई है। और इस बीच यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी, रूस का मास्टर बी हॉवित्जर तोप से हमला। जी हां, रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो जारी किया। इस हमले का वीडियो मंत्रालय की तरफ से जारी किया। यूक्रेनी बैटल ग्राउंड में लेपर्ड टैंक, रूस पर हमले के लिए बढ़ता यूक्रेनी काफिला। जर्मनी से यूक्रेन को मिले हैं लेपर्ड टैंक। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने मोटर से चलने वाले राइफल का प्रदर्शन किया है। बताया जाता है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में ये राइफल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उलियानोव्स्क में ये राइफल रूसी सैनिक ड्रोन हमले को विफल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राइफल के सटीक निशाने की वजह से वो ड्रोन को हवा में ही मार गिराते हैं। बताया जाता है कि हाल ही में यूक्रेन के करीब 10 हमलों को विफल कर दिया गया है। यूक्रेन के हमलों को देखते हुए रूसी जवान 24 घंटे मोर्चे पर तैनात है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पूर्वोत्तर सीमा का दौरा किया। कुपियांस्क सेक्टर के आसपास की चौकियों का दौरा करने के बाद सोशल मीडिया पर ज़ेलेंस्की ने सैनिकों की हौसला अफजाई की। इस बीच रूसी सेना ने डोनेट्स्क में एक साथ 6 S-300 मिसाइलें लॉन्च की। पूर्वी डोनेट्स्क के 3 शहरों पर ये हमले किए गए। इस हमले में गिरी एक बहुमंजिला इमारत के मलबे से 62 वर्षीय एक व्यक्ति का शव निकाला गया है। बताया जाता है कि कई और लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवदीवका डोनेट्स्क क्षेत्र के कुछ हिस्सों का प्रवेश द्वार है, जो अब भी यूक्रेनी नियंत्रण में है। और जंग के बीच देखिए स्कूल की तस्वीरें भी सामने आई है। खेरसोन के मेट्रो स्टेशन में स्कूल की तस्वीरें सामने आई है। जंग के बीच यूक्रेनी बच्चों की पढ़ाई जारी है। ज़ेलेंस्की ने स्कूल का दौरा किया, बच्चों और टीचर का हौसला बढ़ाया। Добре. Все хорошо. Ні, залишаємо. Вам дякуємо. आसमान से बारूद बरसते हुए 2 साल से ज्यादा हो गए। सबसे ज्यादा तबाही वाले इलाकों में खार्किव भी शामिल है। इन सब के बीच खार्किव की एक और तस्वीर देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खार्किव के दौरे पर पहुंचे। यहाँ वो स्कूल में गए और मासूमों से मिले। ज़ेलेंस्की को देख मासूम बच्चे बेहद खुश हुए। उनका राष्ट्रपति उनके सामने था।
कई बच्चों को यकीन नहीं हो रहा था कि ज़ेलेंस्की उनके सामने थे। ज़ेलेंस्की ने बच्चों के साथ शिक्षकों की भी हौसला अफजाई की। ज़ेलेंस्की ने बच्चों के हौसले और हिम्मत की तारीफ की जो खार्किव की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी स्कूल आ रहे थे। स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बेहद अच्छी थी। ज़ेलेंस्की ने शिक्षकों का धन्यवाद किया कि युद्ध के बीच भी उन्होंने अध्ययन को अनवरत जारी रखा, संग्राम के बीच सबक नहीं छोड़ा। यह आशावादी यूक्रेन की नई पीढ़ी है जो बेहतर कल की ओर देख रही है। ज़ेलेंस्की ने इस दौरान शिक्षकों को उनके हौसले के लिए सम्मानित भी किया और कहा कि एक दूसरे का ख्याल रखें, एकजुट रहना है। ये हमारे देश के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और वही रूस के बुरातिया में यूक्रेनी हमला, बुरातिया में सुरंग पर यूक्रेन का हमला, रूस चीन रेल लिंक लाइन बाधित इस हमले से। बुरातिया में यूक्रेनी अटैक से सेवा बाधित। वहीं रूस पर विध्वंसक हमले की आशंका है। ईयू ने यूक्रेन को भेजे 4,80,000 गोले। जी हां, ईयू अध्यक्ष ने दी है इसकी जानकारी। रूस यूक्रेन वॉर जोन से एक बड़ी खबर इस वक्त की। रूस का बक M2 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट। यूक्रेन ने हाई मार्च से एयर डिफेंस को उड़ाया। खेरसॉन में यूक्रेनी सेना का पलटवार। बात गाजा युद्ध की। क्या गाजा युद्ध के चलते अरब वर्ल्ड विश्व युद्ध की आग में झुलसने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होने वाला है? क्या अरब में पहली बार एटमी विस्फोट होने वाला है? आखिर यह आशंका क्यों जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया है कि 12 घंटे बाद जैसे ही सीज फायर खत्म होगा वैसे ही इजरायली सेना का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होगा। तभी ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के साथ बैटल ग्राउंड में कूद जाएगा। और जानते हैं ईरान के टारगेट पर सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी रहेगा। और शायद यही वजह है कि अरब में छिड़ी न्यूक्लियर रेस में महाशक्ति अमेरिका भी पूरी ताकत के साथ उतर चुका है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। कागजी सीजफायर का दी एंड होने वाला है। और इसके साथ ही गाजा युद्ध के विनाशक फेज का आगाज होने वाला है। जिसमें सिर्फ इजराइल या फिर हमास के लड़ाके ही नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ ईरान भी उतरेगा। वो भी न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। सिर्फ 12 घंटे का वक्त बचा है और इन 12 घंटों के बाद कथित सीज फायर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मगर इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी को यह इनपुट मिला है कि साउथ गाजा की जंग में जल्द ही ईरान एंट्री मार सकता है। ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के साथ हमले कर सकता है। अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर हमला हो सकता है। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में ईरान बड़े अटैक कर सकता है। जी हां, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जैसे ही साउथ गाजा में इजरायली ऑपरेशन शुरू होगा, इस बार आईडीएफ का पलटवार ईरान करेगा, वो भी अपनी प्रॉक्सी संगठनों के साथ मिलकर।
लेकिन सबसे सन्न करने वाली बात यह है कि इजराइल और अमेरिका को टारगेट करने के लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आशंका तो इस बात की जताई जा रही है कि पहली बार मिडिल ईस्ट में एटमी वॉर का आगाज हो सकता है, जिसकी शुरुआत कोई और नहीं बल्कि ईरान ही करेगा। शायद यही वजह है कि ईरान के जंगी तेवर को देख महाशक्ति अमेरिका ने भी अरब वर्ल्ड में खलबली मचाने के लिए अपने सहयोगी देश इजराइल को बचाने के लिए फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इस बार अमेरिका अकेला नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ अरब वर्ल्ड में एंट्री मार रहा है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। 15 साल बाद अमेरिका के परमाणु बम ब्रिटेन को ट्रांसफर। यूएस का B-2 स्पिरिट बॉम्बर B-61-12 एटम बम से लोड। ब्रिटेन ने अपने 8 युद्धपोत सुएज कैनाल की तरफ रवाना किए। नॉर्वे और जर्मनी सुपरसोनिक हथियार बनाने की तैयारी में जुटे। अमेरिका और उसके सहयोगियों का यूं एक्शन में आना, अपने एटमी विनाशकों को धार देना, इस बात के साफ और सीधे संकेत दे रहा है कि गाजा युद्ध की आंच अब पूरे अरब वर्ल्ड को अपनी चपेट में लेने वाली है। यकीन मानिए, अगर अरब में युद्ध छिड़ा तो इस बार अरब की जंग गोला बारूद से नहीं बल्कि न्यूक्लियर विनाशकों से लड़ी जाएगी, जिसे जंग का सबसे विध्वंसक हथियार माना जाता है। आपको बता दें कि इजराइल पहले ही ये मांग कर चुका है कि जब तक मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका खुद नहीं उतरेगा, जब तक सुपर पावर अपनी ताकत के दम पर ईरान को काबू में नहीं करेगा, तब तक इजराइल का जीतना तो छोड़िए, मिडिल ईस्ट का नक्शा तक बदल सकता है। हालांकि अब तक बाइडेन खुद सीज फायर के पक्ष में थे, मगर बीते 24 घंटों में मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बाइडेन का माथा ठनक गया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। यमन में हूती विद्रोहियों ने यूएस वॉरशिप पर ड्रोन अटैक किए। ईरान और रूस के बीच 70 लड़ाकू विमानों का सौदा हुआ। इसके अलावा इराक में यूएस सैन्य अड्डों पर हमले किए गए। सीरिया में भी अमेरिकी मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों ने मिडिल ईस्ट में जो आक्रामकता दिखाई, उससे अमेरिका के होश फाख्ता हो गए। वहीं इजराइल भी सन्न रह गया, क्योंकि अगर ईरान ने जंगी मोर्चा संभाला, अगर वो गाजा युद्ध में कूदा, तो फिर अरब वर्ल्ड में जंगी आग भड़कना तय है। और यकीनन इसका खामियाजा इजराइल तो भुगतेगा ही, बल्कि उसके साथ साथ अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पर्दे के पीछे ईरान के साथ रूस खड़ा है। ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। मुमकिन है कि रूस के इशारे पर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा ऐसा ना हो, गाजा की जंग विश्व युद्ध में तब्दील ना हो, उसमें ईरान और रूस का दबदबा ना बढ़े। इसके लिए अमेरिका ने अभी से मिडिल ईस्ट के चारों तरफ हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी है। जल थल नभ तीनों वॉर फ्रंट पर जंगबाजों की तैनाती कर दी है। वो भी एटमी हथियारों के साथ, ताकि ईरान की न्यूक्लियर सनक का पलटवार उसी अंदाज में दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।